गुलबर्गा शहर के हिदायत सेंटर में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से प्रेस मीट कर मौजूदा मुल्क के हालात पर बात की गई है। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने कहा यह कर्नाटका स्टेट में 11 दिनों का दौरा शुरू किए हैं, जिसके जरिए यह गुलबर्गा शहर के अलावा स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अपने कैडर से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही रिलीजियस लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी और दीगर सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से मुलाकात कर इंटरेक्शंस किए जा रहे हैं। इस प्रेस मीट के जरिए बताया गया कि मुल्क भर में तमाम मजहब के सेकुलर जहन रखने वाले रिलीजियस लीडर, धर्मगुरुओं को एक साथ जोड़कर धार्मिक जन मोर्चा के नाम से एक फोरम तैयार किया गया है, जिसके जरिए मुल्क के बिगड़ते हालात और फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाई जाएगी। और साथ ही इस मौके पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद और मुसलमानों के घरों पर हुए हमले की मजम्मत कर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई और साथ ही सेकुलर सियासी पार्टियों की खामोशी पर भी गुस्सा जाहिर किया गया है। और इसके अलावा दीगर कई इशूज़ पर बात करते हुए जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। This video presented by Manur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bari Hill Circle Ring Road, Gulbarga. कर्नाटक का ये 11 दिन का हमारा एक टूर प्रोग्राम है जो 11 जुलाई से शुरू हुआ है और 21 जुलाई को बीदर में कंप्लीट होगा। इस वक्त जो हमारे दौरे का मकसद है वो एक तो ये कि अभी इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, नई सरकार बनी है और हालात में तब्दीली आई है, चेंजेस आए हैं, तो हम जमात इस्लामी हिंद का जो कैडर है उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनके सामने आज के हालात में क्या किया जाना चाहिए और इन हालात में हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं उस पर हम हमारे कैडर से भी बात कर रहे हैं। साथ ही हम इस मुल्क में जो सिविल सोसाइटी है और सोशल एक्टिविस्ट हैं और रिलीजियस लीडर्स हैं और समाज को, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाले जो अहम लोग हैं, उनके साथ भी इस दौरे में हर जगह हमने मुलाकात की है, इंटरेक्शन के प्रोग्राम हुए हैं और उनके साथ बैठकर बातचीत हुई है कि इन नए हालात में हम आने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ हम इस दौरे में ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे देश में सबसे जो ज़्यादा इस वक्त चीज़ें मुतासिर हुई हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं पिछले 10 सालों में उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी कि हर एक शख्स अपनी पसंद का मज़हब, अपनी पसंद की आइडियोलॉजी अख्तियार करे। तीसरा जस्टिस, सबके साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो, अदल हो। और चौथा फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, प्रेम और भाईचारा। ये चारों वैल्यूज़ काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं पिछले 10-12 सालों में, लेकिन हम समझते हैं कि इन चारों वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली जो चीज़ है जिसको किया गया है वो है फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपस के हमारे ताल्लुकात, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस दौरे में हम उसको मजबूत करने और उसको मजबूत करने के लिए सोसाइटी में, समाज में एक बेदारी लाने, उसके लिए हमारे कैडर को भी मोटिवेट करने और सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं उनको भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की सोसाइटी में हार्मनी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो डैमेज हुआ है उसको दुरुस्त करना है, बराबर करना है और उसको बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश करना है। जमात इस्लामी हिंद ने पूरे मुल्क में पिछले कई सालों से इस फ्रेटर्निटी और भाईचारे को मजबूत करने के लिए सद्भावना मंच कायम करने का एक पूरी मुहिम पूरे देश में चला रखी है पिछले कई सालों से। और जगह जगह अलग अलग मज़हब के लोग
सोसाइटी के समझ रखने वाले लोग, अमन पसंद लोग, उनकी टीम्स बना के सद्भावना मंच हम कायम कर रहे हैं पूरे देश में। और इस साल, इस पूरे 4 साल का जो हमारा मंसूबा है पूरे भारत का, उसमें 1000 सद्भावना मंच हम पूरे देश में कायम करने का हमने मंसूबा बनाया है। इसी तरह से धार्मिक लोगों को जमा करने, हम समझते हैं कि धर्म गुरुओं का, धार्मिक लोगों का आज भी हमारे देश में बहुत असर पाया जाता है और धर्म गुरुओं की बात लोग मानते हैं, जो अच्छे धर्म गुरु हैं, जो अच्छी इमेज वाले धर्म गुरु हैं। आजकल कई धर्म गुरु ऐसे भी हैं जिनकी तस्वीर अच्छी नहीं है, लेकिन जो सही माने में धर्म गुरु हैं, समाज जिनको फॉलो करता है और जो अमन पसंद और पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम करने वाले, ऐसे धर्म गुरुओं को भी हम एड्रेस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और हमने नेशनल लेवल पर एक धर्म गुरुओं का एक फोरम, धार्मिक जन मोर्चा भी बनाया है, जो पूरे देश में इस काम को बढ़ा रहा है। और स्टेट्स में, हर स्टेट में हम कोशिश कर रहे हैं कि धर्म गुरुओं का भी एक अलग से मंच हो। आपके कर्नाटका में तो बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन अब 13 स्टेट्स में ये धर्म गुरुओं का मंच, जिसका नाम धार्मिक जन मोर्चा रखा है हमने नेशनल लेवल पर, और स्टेट में उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसका नाम रखा गया है। कर्नाटक में शायद उसका नाम धार्मिक सौहार्द वेदिके नाम से धार्मिक जन मोर्चा कर्नाटक में भी काम कर रहा है। तो इन पहलुओं से हम कोशिश कर रहे हैं, और नए हालात जो पॉलिटिकल चेंज हुए हैं उनमें सिटीजन्स की क्या जिम्मेदारियां हैं कि हम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको कैसे उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाएं कि वो ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ इस मुल्क में अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं, और साथ ही आवाम को कैसे बेदार करें कि इस मुल्क में आवाम जो है, जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल आवाम होना चाहिए। आवाम अगर जागरूक है, पावरफुल है, तो फिर सरकारें भी ठीक से काम करती हैं, सरकारें भी कंट्रोल में रहती हैं, पार्टियां भी कंट्रोल में रहती हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि आवाम को उनकी ताकत और क़ुव्वत याद दिलाई जाए कि असल मालिक इस मुल्क के जो हैं, असल जिनकी ताकत है वो आवाम की ताकत है। और आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में, और उसी से हुकूमत बनती है। तो ये सब आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के सामने अकाउंटेबल हैं, आवाम के सामने जवाबदेह हैं। आवाम का ये हक है, आवाम का ये अधिकार है कि वो सरकार से पूछती रहे कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी ड्यूटीज़ ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। गलत कर रहे हैं तो आवाम उनको रोके टोके और उन पर दबाव बनाए। और अगर अपोजिशन पार्टीज़ भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर रही है तो आवाम उन पर भी दबाव डालें। ज़िले के एक गाँव में एक मस्जिद पर कुछ शरपसंदों ने अटैक किया। उस बस्ती में भी मेरी आज सुबह ही महाराष्ट्र के जो जमात के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे डिटेल में बात हुई, तो वहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ को लेकर कुछ लोग उस गांव में चले गए, और उन्होंने न सिर्फ ये कि वहाँ के मुसलमानों पर अटैक किया, घरों पर हमला किया, और डर की वजह से बहुत से लोग घरों को छोड़कर, गांव को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। और फिर जो मस्जिद थी उस मस्जिद पर भी अटैक किया, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि इस मुल्क में जो शरपसंद लोग हैं अभी भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, अभी भी उनके हौसले बुलंद हैं। और ऐसे वाक़यात और ऐसे कानून हाथ में लेने के जो वाक़यात हैं वो तभी होते हैं जब शरपसंदों को और एंटी सोशल एलिमेंट्स को, नफ़रत फैलाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ये यकीन होता है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तभी वो ऐसा करते हैं। और हम देख रहे हैं अभी तक कोई ऐसी नुमाया कार्रवाई उनके खिलाफ़ नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने और वहाँ के लोगों ने कहा है हम इसको देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कौन लोग हैं, क्या हैं, और लोगों का दबाव है, लेकिन ये हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक शर्म की बात है। और ये एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अटैक है। ये सिर्फ मस्जिद पर अटैक नहीं है,
हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हुकूमत का काम है अमन और अमान कायम करना, हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि लोगों की जान माल और इबादत गाहों की घरों की हिफाजत करना। लेकिन हुकूमत के होते हुए अगर शरपसंद लोग घरों में गाँव में घुसकर इस तरह करते हैं तो इसकी माने ये है कि वो हुकूमत पर अटैक कर रहे हैं। तो ये हुकूमत की नाकामी है एक तरह से। तो ख़ास तौर से हम इसको स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशली जिम्मेदार ठहराते हैं और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1000 लोगों की भीड़ को कोई जमा करके गांव में लाता है और वहाँ के अगर पुलिस को और इंटेलिजेंस को इतना मालूम नहीं होता तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है। इसके माने का सिर्फ फेल्योर नहीं है, वो फेल्योर नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट है वो। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और ये बहुत ख़तरनाक अलामत है ये। और अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनको भी हम इस मौके पर ये बात कह रहे हैं और हमारे लोग भी वहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर सिर्फ मुसलमानों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए बल्कि आम हिंदुओं को आवाज़ उठानी चाहिए, आम सियासी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर इस मुल्क में कानून चलेगा या शरपसंदों की मर्जी चलेगी। तो हमारी मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हेडक्वार्टर में हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को। अभी 6 जुलाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को भी सामने लाया गया था कि ये जो 3 लॉ जो नए लाए गए हैं, हालांकि जो पुराने लॉज थे उनको अमेंड किया जा सकता था और उसी में तरमीमात की जा सकती थी, मगर इस हुकूमत ने एक काम तय किया कि उनको पूरी तरह ख़त्म करके एक नया लॉ लाया गया, उनको नया नाम भी दिया गया, हिंदी में नाम दिए गए। जबकि देश जो है पूरा देश हिंदी नहीं समझता है, तो एक नाम चेंज किया गया। दूसरा, इतना अहम तब्दीली लाने के लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं की गई। बिना बहस के जब 145 पार्लियामेंट के मेंबरान सस्पेंडेड थे, उस ज़माने में आप इतने बड़े तब्दीली लाकर एक नए कानून बिना बहस के पास करते हैं। तीसरा यह कि इसमें जो कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं वो हम तो समझ रहे थे कि नए कानून आएंगे तो पुलिस को जवाबदेह बनाया जाएगा, पुलिस जो गलतियां करती है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पुलिस को और ज़्यादा पावर्स दे दिए गए हैं इसमें, और कस्टडी में रखने की छूट जो है वो और लंबी कर दी गई है, और बाज़ केसेस में बेल को और ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है। जबकि बेल तो लोगों का राइट है, बेल ना होना एक एक्सेप्शन है, ये अदालत भी मानती है। और टेररिज्म का जो दायरा है, टेररिज्म की डेफिनेशन है, उसके दायरे को इतना लूज कर दिया गया है कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी आप टेररिज्म से जोड़कर उसके खिलाफ बहुत सख्त किस्म की कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आवाम के ह्यूमन राइट्स, सिटीजन राइट्स को इसमें बहुत कमज़ोर किया गया है और पुलिस को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, पुलिस को के पावर्स को ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो हमें लगता है कि इन कवानीन को गलत तरीके से पास किया गया। जो तब्दीलियाँ आई हैं उनमें बहुत सी तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक है हमारी निगाह में। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक कमेटी के सामने ये पूरे तीनों लॉज पेश हों, पार्लियामेंट दोबारा इसको डिस्कस करे और इसको बाकायदा पार्लियामेंट में डिबेट और बहस करने के बाद नए कानून लागू किए जाने चाहिए। हालांकि 1 जुलाई से उन्होंने इसको लागू कर दिया है, तो हम उस वक्त भी इसकी हम मजम्मत और मुखालिफत करते रहे। अभी भी हमारा यही मुतालबा है कि ये कानून सिटीजन्स के लिए फेवरेबल कानून नहीं है। जैसा कि मोहतरम नायब अमीर जमात करीम इंजीनियर साहब ने बताया है, मुल्क के हालात में एक तरफ मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान हमादगी और अमन और भाईचारगी की फ़िज़ा को प्रमोट करने के लिए जमात की जो कोशिशें हैं उसको मुस्तहकम करने की हमारी जद्दोजहद है। दूसरी तरफ फिस्तायत का जो ख़तरा पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले शिद्दत से महसूस किया जा रहा था, किसी दर्जे में इस इलेक्शन में उनको सेटबैक हुआ है, कुछ ब्रेक सा लगा है। ये यहाँ के डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी की, यानी एक लाइव डेमोक्रेसी होने का एक सबूत भी है और अपोजिशन के लिए
नंबर्स न सही मगर एक मॉरल विक्ट्री एक हैसियत में है। सो इंडिया के सही नैरेटिव को एक हैसियत से यहाँ तक़वियत मिली है। इस बात की ज़रूरत है कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, जारी रखा जाए। ईसाइयत कमज़ोर ज़रूर हुई है मगर फिर भी हुकूमत में है और उनके एजेंडे पर काम जारी है। चनाचे फ़िस्काइयत का मुकाबला अवामी ताकत से, इंडिया के सही नैरेटिव को बिल्ड करने के ज़रिए से और सिविल सोसाइटी को और यहाँ के सभी तबक़ात को उनको जागरूक करने से, उनको उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने से ये बात मुमकिन हो सकती है। चनाचे ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव की बात हो, मॉरल वैल्यूज़ की बात हो, फ़िरका वाराना हम आहंगी की बात हो और लोगों के दरमियान, यहाँ के समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान तालमेल की बात हो। इसी मकसद को बयान करने के लिए इसके सिलसिले में एक तरफ जमात से जुड़े हुए लोगों को भी और दूसरी तरफ मिल्लत को और समाज के दीगर तबक़ात को भी मुतवज्जे करने के लिए ये हमारा दौरा चल रहा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कामयाब प्रोग्राम हुए हैं। सद्भावना मंच पहले से कर्नाटक में 15-20 मकामात पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। तवक्को है कि इस दौरे के बाद इस एक्टिविटी में और तेज़ी आएगी और यहाँ मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में एक अहम किरदार अदा होगा।